लास्ट हमने कंपनी लॉ का एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज हिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट, मतलब उसका जो ऑफिशियल वर्क है वो किस तरीके से प्रोसेस में आएगा। द फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रार के बारे में कि कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनी है ईच एंड एवरी स्टेट में कौन अपॉइंट करेगा, वो सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, कंपनी एक्ट की जो भी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि कौन उसके लिए लायबल रहेगा, कौन उसकी वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो भी सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राइट ड्यूटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। नेक्स्ट है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको सेटअप किया जाएगा इसलिए ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उनको सॉल्व करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा। अगर एग्रीड पार्टी इनके डिसीजन से एग्रीड है तो वो 45 डेज में, मतलब जो एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन लिया किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, अगर वो उससे एग्रीड है तो 45 डेज के अंदर ही वो उसकी जो कॉपीज है, कॉपीज ऑफ डिसीजन है, जो प्रॉब्लम सोल्व हुई है, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सेटअप किया गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले नेम क्या था, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब उसको चेंज करके कर दिया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये सेटअप की जाएगी। वाइंडिंग अप के टाइम में ऑफिशियल लिक्विडेटर हायर किया जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है। द फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शंस में इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना कि कोई भी उन्हें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देकर कंपनी में इन्वेस्ट ना करवाए। सेकेंडली रेगुलेटरी फंक्शन, ये रेगुलेट करता है कंपनीज की वर्किंग को, कंपनीज किस तरीके से वर्क कर रही है, उनके ब्रोकर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, अंडरराइटर्स को, एजेंट्स को प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट कंपनीज के रिगार्डिंग जो भी हमारे ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, किस टाइप के शेयर्स इशू करने हैं, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, वो सब कौन देखता है, सभी देखता है। तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक पे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी है क्या। ये जो वर्ड है कंपनी, दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से ड्रॉ हुआ है, 2 वर्ड्स को ऐड करके बना है, कम प्लस पेनिस। जो लैटिन वर्ड है कंपनीज, उससे ड्रॉ हुआ है ये। कम का मतलब होता है टुगेदर और पेनिस का मतलब होता है ब्रेड। मीन्स अ नंबर ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर, कि आप ऑलरेडी वी नो दैट कि कंपनी सिंगल पर्सन से तो नहीं बनती है, नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नंबर ऑफ पर्सन जब साथ में एक इन्वेस्टमेंट के पार्ट को या इनकम के पार्ट को शेयर करते हैं, दैट इज अ कंपनी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। ह्यूमन बीइंग तो नहीं है बट ह्यूमन बीइंग के थ्रू एक्ट करती है। कंपनी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है आगे हम फर्दर वो डिस्कस करेंगे। First is its a corporate personality. Corporate personality का मीनिंग है कि इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मीनिंग है कि कंपनी और उसके जो ओनर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन दोनों के रिकॉर्ड्स को अलग अलग रखा जाता है। मतलब उसके मेंबर्स के जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका कोई लेना देना नहीं है कंपनी के ट्रांजैक्शंस के साथ में, उसमें उसका कोई भी प्लेस नहीं है। द सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, बट ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह ये ट्रांजैक्शंस करती है, अपने नेम से ये कॉन्टैक्ट कर सकती है, अदर कंपनीज को सू कर सकती है, कंपनी का कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी रिगार्डिंग ये सू कर सकती है, उसको केस कर सकती है, तो ये चीज रहेगी। नेक्स्ट, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी एक सिटीजन नहीं है,
अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, लेकिन कंपनी की अपनी एक नेशनैलिटी होती है, रेसिडेंस होती है, कंपनी कहाँ से ऑपरेट हो रही है, उसकी मैनेजमेंट कहाँ से वर्क कर रही है, कहाँ पे उसके मेजर जो डिसीजंस हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, मेन ब्रांच कहाँ है, उसके रिगार्डिंग उसकी नेशनैलिटी और रेसिडेंस डिसाइड होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। इट मीन्स उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी में किसी पर्सन पर्टिकुलर जो शेयर की वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, वो 10 रुपी है और कंपनी ने अभी तक 6 रुपी ही मंगवाए हैं, तो वो 4 रुपी पे करने के लिए लाइबल रहेगा इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कंपनी में। इससे ज्यादा वो पे करने के लिए लाइबल नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है कि कंपनी में 2 कंसेप्ट्स हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है 7। अगर ये दोनों ही रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, मींस वो अपने मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं, देन कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड कंसेप्ट में चेंज हो जाती है कि उसके मेंबर्स को, अगर कंपनी में डेट्स अराइज हो जाते हैं, अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, तो उनके मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज की जाएगी कंपनी के डेट्स को पे करने के लिए। या फिर कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, कंपनी अपने रूल्स को फॉलो नहीं करती है, या किसी अनलॉफुल पर्पस को फॉलो करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देती है या कुछ भी फ्रॉडलेंट पर्पस के लिए कुछ मिसकंडक्ट करती है, तो भी कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड कंसेप्ट में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मीनिंग होता है कि मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। क्लियर? परपेचुअल सक्सेशन। The next one is ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के मेंबर्स इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं वन पार्टी टू अनदर। इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी का जो सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, उसमें ये सब मेंशन होता है। लेकिन अगर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बना रही है तो वो टेबल एफ को फॉलो करेगी, टेबल एफ। नेक्स्ट वन इज कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। कंपनी के रिगार्डिंग अगर कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है, कंपनी के रिगार्डिंग कोई फ्रॉडलेंट या कुछ भी मिसलीड कर रहा है, कंपनी के लिए कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी और को, या फिर उसके वर्कर्स कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास आउट कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, फिर कंपनी उनको सू कर सकती है। और कंपनी अगर कंपनी किसी को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देती है इन्वेस्टमेंट ग्रैब करने के लिए, तो कंपनी को भी सू किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी के मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है थ्रू द लॉ। लेकिन वाइंडिंग अप से बचने के लिए कंपनी कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करती है, लाइक रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीअरेंजमेंट, अमलगमेशन। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज वो यूज करती है वाइंडिंग अप से बचने के लिए, बट उसका टर्मिनेशन पॉसिबल है थ्रू द वाइंडिंग अप। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में